गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा लास्ट डे हमने बात की थी आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुणधर्म एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग से संबंधी। उसके बाद में मैंने आपको बताया हम थर्ड पढ़ेंगे, आपका तीसरा आता है, आपका तीसरा यौगिक होता है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसे हम खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा देखो तीसरा यौगिक है अपना बेकिंग सोडा। क्या है ये? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? खाने के सोडे के नाम से जानते हैं। और नाम से ही मालूम हो जाता है बेकिंग मतलब होता है खाने का सोडा। बेकिंग मतलब खाने से संबंधित, अर्थात खाने का सोडा। खाने का सोडा, बेकिंग मतलब खाने का और सोडा। तो ये खाने का सोडा, इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है इसका अणुसूत्र? NaHCO3। तो बेकिंग सोडा है NaHCO3 इसका अणुसूत्र होता है। अब बेटा आपको एक देखना है कि ये NaHCO3 इसकी प्रकृति कैसी होती है। उसके लिए मैंने आपको बताया था, उसके लिए मैं आपको बता भी चुका हूं कि आपको किस तरीके से पहचानना है कि ये क्षारीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा या उदासीन प्रकृति का होगा। तो मैंने आपको ये बताया NaOH, तो एक साइड में आपने लिख दिया Na और दूसरी साइड में HCO3। नेगेटिव ये होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। ये दो इन आयनों से मिलके बना हुआ है, एक तो सोडियम आयन है, एक बाइकार्बोनेट आयनों से मिलके ये बना है। अब हमको देखना है कि भैया ये दो अम्ल, अर्थात इसका मतलब है ये क्या है? एक लवण है। क्या है ये? बेकिंग सोडा एक किसकी तरह कार्य करेगा? लवण की तरह कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि कौन लवण कब बनेंगे? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे, और अम्ल और क्षार आपस में मिलके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो इसका मतलब है ये इन दो चीजों से मिलके बना हुआ है। मैंने बताया था आपको यदि Na है, कोई भी धातु है, धातु के पीछे यदि OH जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको क्षार प्राप्त हो जाता है। तो ये NaOH क्या चीज है? क्षार हो गया। और HCO3 यदि इसके अंदर H जोड़ दिया जाए इसमें तो क्या बन जाएगा? H2CO3। और H2CO3 क्या चीज है? अम्ल है। H2CO3 क्या चीज है? अम्ल है। और अम्ल भी कैसा है? दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। ये दुर्बल अम्ल है ना H2CO3। आपने एग्जाम्पल मैंने लिखाया था H2CO3 किस में लिखाया है आपको? दुर्बल अम्लों में मैंने लिखाया था। तो बेटा ये कैसा क्षार है? प्रबल है। अब मैंने जो बताया था आपको कि जो प्रबल होता है तो बनने वाला जो लवण होता है वो उसी प्रकृति का होता है। तो इसमें आपको देखना है ये तो दुर्बल है, ये प्रबल है। क्षार तो प्रबल है, अम्ल दुर्बल है। तो बनने वाला जो लवण होगा वो कैसी प्रकृति का होगा? कैसी प्रकृति का होगा बेटा? क्षारीय प्रकृति का होगा। जो प्रबल होता है तो बनने वाला लवण भी उसी प्रकृति का होता है। यदि अम्ल प्रबल होता तो बनने वाला लवण किसका होता? अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि क्षार प्रबल है तो बनने वाला लवण कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। तो बेटा देखो इसमें प्रबल कौन है? NaOH, अर्थात NaOH क्या चीज है? क्षार। तो क्षार है। तो ये जो आपका NaOHCO3 होगा ये कैसी प्रकृति का होगा? आपकी क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति होगी NaOH की? क्षारीय प्रकृति होगी, ठीक है ना। आपसे पूछे ये किन किन चीजों, एक तो NaOH और एक H2CO3, इन दो चीजों से मिलके ये बना है। तो इसकी यदि प्रकृति हम देखें तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? आपकी क्षारीय प्रकृति इसकी निकल के आती है। तो बेटा देखो
अब हम देखते हैं इसके निर्माण की प्रक्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की प्रक्रिया। तो बेटा देखो, इसके निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी 2 चरणों में पूर्ण होती है। 2 तरीके से इसका औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। 2 प्रकार से हम इसका निर्माण कर सकते हैं। तो इसके निर्माण की मुख्य रूप से 2 विधियां होती हैं। पहली विधि में क्या होता है कि एक सोडियम कार्बोनेट के अंदर जलीय विलयन लेते हैं, उसमें क्या प्रवाहित कर देते हैं? CO2 गैस प्रवाहित करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो पहली तो विधि है इसकी, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो बेटा इसका अब हम समीकरण देखें, इसी के आधार पर आपको समीकरण सोडियम कार्बोनेट, तो आपने क्या लिख दिया? Na2CO3। ये तो क्या हो गया आपका? सोडियम कार्बोनेट हो गया। बात कर रहा है जलीय विलयन की, तो इसके अंदर क्या मिला दिया? H2O मिला दिया। मैं कौन सी गैस जलीय विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित कर रहा है? CO2 गैस प्रवाहित कर रहा है। तो प्रवाहित करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है? क्या प्राप्त हो जाता है? NaHCO3 आपको प्राप्त हो जाता है। तो बेटा ये NaHCO3 आपको जो प्राप्त हो रहा है और ये आपको क्या चाहिए? प्राप्त करना है। तो देखो बेटा, NaHCO3 आपको सीधा उत्पाद में क्या बना दो? NaHCO3 बना दो। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है। इसी की परिभाषा यहाँ पर जो मैंने भाषा लिखाई है उसी को मैंने समीकरण रूप दिया है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन अर्थात जल में कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हैं? CO2 गैस प्रवाहित करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, अर्थात बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता, बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। और यही आपको प्राप्त करना है। अब देख लो इसको समीकरण को, अब बाद में संतुलित भी कर लिया करो। अब देखो यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने? 2 लगा दिया, सोडियम 2 हो गए। अब CO3 कितने हो गए? CO3 कितना है यहाँ पर? ये देखना है आपको। कार्बन कितनी है यहाँ पर? कार्बन देखो 1 है, यहाँ पर कार्बन कितनी हो गई? 2। 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन है यहाँ पर, सॉरी। और यहाँ पर भी कार्बन कितनी हो गई? 2 हो गई। ऑक्सीजन देखो 3 दूना 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 2 3 और 3 कितनी हो गई? 6 हो गई। ऑक्सीजन भी हमारी संतुलित है। हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, वहाँ पर भी हाइड्रोजन कितनी हो गई? 2 हो गई। इस तरीके से हमारा समीकरण क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। तो पहली तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का बाइकार्बोनेट के निर्माण की पहली प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया क्या है आपकी? कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो आपको बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है ना, पहली प्रक्रिया तो ये होती है। यहाँ तक आपको समीकरण लिखना होता है। एग्जाम में कोई सी भी लिख के आ सकते हैं हम, जो सी भी आप याद रख सकते हो, जिसको भी आप याद रख सकते हो वो लिख सकते हैं। दोनों प्रक्रिया आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, कोई सी भी एक आप लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई सी भी आप लिख सकते हो। और दूसरी आपकी प्रक्रिया होती है, दूसरे प्रकार से हम इसका निर्माण जो करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? देखो बेटा, ये कह रहा है कि इसी प्रकार नमक के जलीय विलयन में, समीकरण हम देखते हैं इसका कि नमक के जलीय विलयन में CO2 गैस तथा अमोनिया प्रवाहित करने पर इसको प्राप्त किया जाता है। तो इसको प्राप्त किया जा रहा है किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त कर रहे हैं। तो सीधा है नमक, तो नमक लिख लिया NaCl।
जलीय विलयन की बात कर रहा है तो H2O कौन सी गैस प्रवाहित कर रहा है, CO2, और कौन सी गैस प्रवाहित कर रहा है, NH3। तो ये तो गैस है, भाषा ही तो लिखी है आपने, नमक नमक लिख लिया, जलीय विलयन जल लिख लिया, CO2 गैस CO2 लिख ली, तथा अमोनिया अमोनिया आपने लिख लिया। तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, सीधा आंख बीच के अब क्या निकाल दो, सीधा सीधा क्या बना दो, NaSCO3 बना दो। बाद में संतुलित कर लेना, बचा कुछ अब बाद में लिख देना, आप क्या बच रहा है, NaSCO3 लिख दिया आपने। तो यहां से Na गया, यहां से एक H गया, ठीक है, तो एक H बचा है यहां पर। यहां से CO2 था, वहां पे क्या हो गया, CO3। तो ये ऑक्सीजन संतुलित करनी है, अर्थात यहां से ये ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ जुड़ गई, तो CO3 हो गया। तो ये समाप्त हो गई अपने पास में। अब हमारे पास में एक H तो यहां से बचा है, एक Cl बचा है, और एक बची है आपकी NH3। तो अब देखो इस H को हम यदि इसके साथ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा आपका, NH4 बन जाएगा, NH4। ये अमोनिया के साथ में आपने क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये NH4 हो गया। दूसरा क्या बचा है, Cl, तो यहां पे क्या लिख दिया, NH4Cl। संतुलित करके देख लो समीकरण संतुलित है या नहीं है। देखो Na वहां भी एक है, यहां भी एक है, Cl वहां भी एक है, यहां भी एक है, H2O अर्थात 3 और 2 5, 5 H2O हैं, यहां पर देखो 4 और 1 5 हाइड्रोजन हैं। ऑक्सीजन देखो 1 और 2 3, उधर भी ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। कार्बन देखो, कार्बन 1 कार्बन 1, तो दोनों तरफ समीकरण क्या है हमारा, संतुलित है। इस तरीके से हमको प्राप्त क्या करना था, बेकिंग सोडा प्राप्त करना था, और ये क्या प्राप्त हो जाता है आपको, बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से इसका 2 विधियों द्वारा बेकिंग सोडे का निर्माण किया जाता है। और ये आपको NH4Cl, ये क्या है आपका, NH4 का मतलब है अमोनियम, Cl मतलब क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl का क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम नौसादर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नौसादर, नौसादर भी कहते हैं इसे। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, नौसादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 2 प्रकार से बेकिंग सोडे का निर्माण किया जाता है। इसके निर्माण की 2 विधियां होती हैं। पहली होती है कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या प्राप्त करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। दूसरी निर्माण की विधि होती है कि जब नमक के जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, तो भी आपको क्या प्राप्त हो जाता है, बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से बेकिंग सोडे का निर्माण जो होता है 2 प्रकार की विधियों के द्वारा किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया ना। समीकरण आसानी से लिख सकते हो। भाषा ध्यान रखो, किस किस चीज से इसका निर्माण होता है, अपने आप लिख जाएगा समीकरण, यदि भाषा उसकी याद है तो आसानी से समीकरण लिख लोगे आप, समझे ना। ठीक है बेटा। उसके बाद में अब हम देखते हैं इसके गुणधर्म, बेकिंग सोडे के गुणधर्म या सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो देखो बेटा, पहला गुणधर्म होता है कि यह क्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस होता है। यह क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा होता है यह जल में अल्प विलय होता है। अल्प विलय क्यों होता है, अल्प विलय क्यों होता है, क्योंकि ये 2 प्रकार के, एक तो कैसा आयन होता है, दुर्बल होता है, और एक कैसा होता है, प्रबल होता है। इसीलिए जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या नहीं होता है, ये घुलता नहीं है, अल्प विलय रहता है। तीसरा, इसका जलीय विलयन जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। मैंने अभी बताया था 2 प्रकार से, प्रबल क्या होता है, NaOH होता है, इसीलिए इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसको गर्म करने पर CO2 गैस बाहर निकलती है। अब देखो बेटा, हम इसका समीकरण देखें, इसका
तो किसकी बात की जा रही है? NaHCO3। NaHCO3 इसको क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। तो ये जो चिन्ह होता है, ये किसका चिन्ह होता है? त्रिभुज के समान जो आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये गर्म करने का होता है। तो ये इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर आपको दो चीज प्राप्त होती हैं। एक तो प्राप्त होता है Na2CO3। Na2CO3। अब देखो बेटा, Na2CO3 यहां से बन जाता है, प्लस में जल बनता है H2O प्लस CO2, ये आपको प्राप्त होती है। ध्यान रखना है, जहां पर सबसे पहले आपको CO3 दिखाई दे वहां पर सबसे पहले आपको क्या निकाल देनी है? CO2 निकाल देनी है। क्या निकाल देनी है? CO2 निकाल देनी है। CO3 दिख रहा है, सबसे पहले क्या निकाल दो? CO2 निकाल दो। ठीक है, अब इसको संतुलित करना है। देखो Na2, यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 2। यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ पे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। तो सोडियम कितने हो गए? 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हैं? 2 हैं। CO3 अर्थात कार्बन कितने हो गए? 2। कार्बन यहाँ पे देखो 1 और 1 2। ऑक्सीजन देखो 3 दूना 6 और ऑक्सीजन 3 और 1 4 और 2 कितने हो गए? 6। इस तरीके से आपको, यदि हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। ये वाला जो समीकरण होता है ये उल्टा कर दिया जाता है इस तरीके से हम, अर्थात बेकिंग सोडे के द्वारा हम किसका निर्माण भी कर सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया? गर्म किया, और गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये गुणधर्म कहता है कि इसको यदि गर्म करते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस बाहर निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो आपका होता है ये शुष्क होता है। कैसा होता है? शुष्क सोडियम कार्बोनेट होता है। शुष्क सोडियम कार्बोनेट के से नाम से जाना जाता है। शुष्क रूप में प्राप्त हो जाता है। इसमें से जलीय विलयन जो होता है, वो जो जल जो होता है वो निकल जाता है गर्म करने पर, और केवल शुष्क रूप में आपको क्या हो जाता है? ये प्राप्त होता है। ध्यान रखना है, ये आपको ये वाली अभिक्रिया है, अर्थात इसको यदि हम पुनः क्या करें? गर्म करें, तो ये चीज तो बन रही है उत्पाद में। ये चीज आपको इनसे इसको बनाया है और इससे इसको बना सकते हैं हम पुनः। तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है। कैसी अभिक्रिया? माने इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आगे हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में, तब आपको समझ में आ जाएगी कि अभी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो इसका निर्माण आपको समझ में आ गया। इसके गुणधर्म होते हैं कि ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में अल्प विलय होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसको गर्म करने पर CO2 गैस बाहर निकलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके उपयोग से संबंधी। देखो बेटा, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। जो खाने योग्य फ्रूट वगैरह होते हैं उन पर हम बेकिंग पाउडर को डालकर और उनका हम क्या करते हैं? सेवन करते हैं। ठीक है ना? तो खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। पेट की अम्लीयता को दूर करने में, आपने पढ़ ही चुके हैं ये, पेट की अम्लीयता को दूर करने में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अर्थात एंटा एसिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडा वाटर तथा शीतल युक्त पेय पदार्थ बनाने में, अर्थात आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो गैस बाहर निकलती है, थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा मिलाने से उसके अंदर CO2 गैस का निर्माण हो जाता है, और जो निकलने वाली जो गैस होती है ना, वो गैस कौन सी होती है? CO2 गैस होती है।
कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है। तो ध्यान रखना बेटा, सोडा वाटर का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या शीतल पेय युक्त जो पदार्थ होते हैं, ठंडे पदार्थ जो होते हैं, उनको बनाने में भी हम मुख्य रूप से किसका उपयोग करते हैं? खाने के सोडे का उपयोग करते हैं। मंद प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में आप देखते हो, आप चेहरे में बहुत ज़्यादा महिलाएं वगैरह बहुत ज़्यादा क्रीम इस्तेमाल करते हैं। तो महिलाएं बहुत ज़्यादा क्रीम इस्तेमाल करती हैं, तो उन क्रीम के अंदर मुख्य रूप से किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एंटीसेप्टिक का कार्य करती हैं, मंद प्रतिरोधी के रूप में कार्य करती हैं। मंद प्रतिरोधी का मतलब होता है छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने का कार्य करती है। इसलिए इसका उपयोग जो होता है मंद प्रतिरोधी, अर्थात धीरे धीरे से ये क्या करता है? अभिक्रिया करता है बैक्टीरिया के साथ में, जीवाणुओं के साथ में, अर्थात एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद में अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, जैसे आप पेट्रोल पंप वगैरह पे देखते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह पे लाल रंग के आपको अग्निशामक यंत्र छोटे छोटे डिब्बों के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो उनके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है, कुछ समय के लिए उनको रख दिया जाता है और उसमें किसका निर्माण हो जाता है? कौन सी गैस बन जाती है? CO2 गैस का निर्माण हो जाता है। और CO2 गैस के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि ये CO2 गैस जो होती है वो आग बुझाने के लिए काम में ली जाती है। तो बेटा अग्निशामक यंत्रों में भी हम किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। और अगला जो है आपका वो आता है प्रयोगशाला में इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। तो ये इसके कुछ उपयोग हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोग है। फर्स्ट बार में जब आपका पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था तो सबसे पहले पूछा जाने वाला प्रश्न था बेकिंग सोडे के निर्माण की विधि तथा इसके कोई दो उपयोग बताइए। ये प्रश्न आ चुका है फर्स्ट बार में ही। तो एक बार फिर से दोबारा से ये इम्पोर्टेंट बनता है, हो सकता है परीक्षा में एक बार फिर से दोबारा से ये आपसे पूछा जाए, इसलिए इसको बिल्कुल ढंग से क्लियर करना है, अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। इसके उपयोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सारे उपयोग ही इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप ध्यान रखना है इन सभी को कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, सोडा वाटर तथा शीतल पेय युक्त पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, मंद प्रतिरोधी अर्थात एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती हैं उनको बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, थोड़े उपयोग हो जाते हैं। तो उसके बाद में ये मैं मानता हूँ ये बात आपको बिल्कुल अब क्लियर होगी, आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम देखते हैं इससे संबंधी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है और वो प्रश्न क्या होता है। देखो बेटा आप ये तो जान चुके हैं कि जब बेकिंग सोडे को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो बेकिंग सोडे को गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस बाहर निकलती है। तो बेटा ये CO2 गैस ही मुख्य रूप से जो हम प्रश्न बोलेंगे उसके लिए उत्तरदायी होती है। देखो कौन सा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं जैसे कि बेकरी उद्योग में जितने भी आपके काम में लिए जाने वाले पदार्थ होते हैं उनके अंदर बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, क्यों? अर्थात कुछ खाद्य पदार्थ जैसे केक आदि फूलकर हल्के हो जाते हैं, क्यों? आपसे प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से कि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे केक अर्थात बेकरी उद्योग
केक फूलकर हल्के हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं क्यों? कारण क्या होता है? अब आपको मालूम हो गया, कारण एक छोटा सा आंसर होता है, क्योंकि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या लिखना है आपको, जितने भी बेकरी उद्योग होते हैं उनके अंदर मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? NaHCO3 का उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा जो होता है, इसको जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस बाहर निकलती है। और इस CO2 गैस के कारण ही जो केक जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं वो फूलकर क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या लिख सकते हो कि जब, अर्थात कुछ खाद्य पदार्थों में बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है जब इसे गर्म किया जाता है तो CO2 गैस बाहर निकलती है, जिस कारण केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं। मान लिया कोई भी खाद्य पदार्थ इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी हम केक वगैरह का निर्माण करते हैं, तो इस केक वगैरह बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इसमें थोड़ी सी मात्रा में NaHCO3 मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? NaOH इसके अंदर मिला दिया जाता है। NaHCO3 क्या चीज़ है? बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडे को इसके अंदर मिला दिया जाता है। अब बेकिंग सोडे को जब इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। इस तरीके से हम जब इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस बनती है। इसके अंदर कौन सी गैस में बनेगी? CO2 गैस बनेगी। और ये CO2 गैस जो होती है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। और ये इस बुलबुले के रूप में बाहर निकलने के कारण ही आपके जो केक होते हैं वो फूलकर क्या हो जाते हैं? फूलकर हल्के हो जाते हैं। हल्के हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर होता है कि कोई भी आपका बेकरी उद्योग होता है उसमें मुख्य रूप से हम NaHCO3 अर्थात बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस? CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिसके कारण हमारे केक जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो फूलकर क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा बेकिंग सोडा, आपका तीसरा पॉइंट आपका बेकिंग सोडा यहाँ पर क्या हो जाता है? क्लियर होता है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, बेकिंग सोडे का निर्माण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडे को हम खाने का सोडा कहते हैं। खाने का सोडा
इसके निर्माण की दो विधियां होती हैं। पहली विधि तो होती है आपकी जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के अंदर कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। दूसरी, जब नमक के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे और साथ में एक अमोनिया गैस जो होती है वो भी प्रवाहित की जाती है तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से इसके निर्माण की मुख्य रूप से कितनी विधियां होती हैं, दो विधियां होती हैं। उपयोग आपने पढ़े और इससे संबंधित एक जो प्रश्न बनता है कि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे केक जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो फूलकर हल्के हो जाते हैं, क्यों हल्के क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का, खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। जब हम खाने के सोडे को गर्म करते हैं तो इसमें से बुलबुलों के रूप में कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है, जिसके कारण ये फूलकर क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। आज के लिए बस बेटा इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।